सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ और एक नए चैप्टर के साथ आपके साथ उपस्थित हैं। तो पिछले वीडियो में ऐसा हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, विज्ञान था उसका पहला अध्याय का क्वेश्चन आंसर और उसके जितनी थ्योरी थी वो सारी चीज़ हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम नया चैप्टर और नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं। गणित का चैप्टर नंबर 6 है समरूप त्रिभुज। और जहाँ तक मैथ की बात है तो मैथ के अधिकतर चैप्टर्स जो हैं आपके छोटलाल सर लेंगे, नीरज सर लेंगे और अनिल सर भी हैं। तो मैथ में मेरा सिर्फ एक ही चैप्टर अभी तक शेड्यूल्ड है कि समरूप त्रिभुज हमको पढ़ाना है। तो इस चैप्टर को हम शुरुआत कर रहे हैं समरूप त्रिभुज को। तो समरूप त्रिभुज में पहले हम थ्योरी देख लेंगे कि मेन पॉइंट्स क्या हैं, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन देख लेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चंस पर आएंगे। मैथ में भी अक्सर ऐसा होता है कि लोग सीधे प्रश्नावली पे आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर बात कर लेनी चाहिए। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं समरूप त्रिभुज की। समरूप त्रिभुज क्या है? समरूप त्रिभुज और किसी विद्यार्थी के लिए उसके साहित्य और उसके शब्दों पर पकड़ होना बहुत जरूरी है। जैसे हम समरूप कहते हैं तो ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सम और रूप। इसी तरह से अगर हम सर्वांगसम कहते हैं तो ये भी दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। इसको अगर और हम विच्छेद करें तो ये इस तरीके से आएगा, सर्व प्लस अंग प्लस सम। तो दोनों में साधारण से अंतर है कि सर्वांगसम, पहले तो ये दोनों जो शब्द हैं ये तुलनात्मक है, अर्थात किसी एक पर ही हम उसको बात नहीं कर सकते हैं। किसी भी दो आकृतियों के बारे में हमको बात करना होगा, तब जाकर के हम दोनों के बारे में समझ पाएंगे कि सर्वांगसम होना या समरूप होना, दोनों शब्द जो हैं वो तुलनात्मक शब्द हैं कि हम किसी भी दो आकृति के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे दो आकृति, अगर हमारा एक त्रिभुज है और दूसरा चतुर्भुज है, तो इसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं कि वो दोनों सर्वांगसम है या समरूप है। तो ये दोनों सर्वांगसम भी नहीं हो सकते, समरूप भी नहीं हो सकते। दोनों का परिभाषा क्या है? सर्वांगसम में सर्व अंग सम, सभी भुजा जो है वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, कोई भी आकृति हो, कोई भी फिगर हो, आपका सर्वांगसम जो है उसमें सभी अंग बराबर होना चाहिए, चाहे वो कोई भी आकृति हो। अगर हम त्रिभुज की बात करते हैं तो अगर ए त्रिभुज है, ऐसे हम बात करते हैं ए बी सी, इसका ए भुजा और ए भुजा, और दूसरा त्रिभुज है आपका डी ई एफ, इसका ए भुजा और ए भुजा। ये साइन लिखने का मीनिंग है कि ए भुजा ए बी जो है वो डी के बराबर है, ए बी जो है ए सी जो है डी एफ के बराबर है, और बी सी जो है ई एफ के बराबर है। या फिर ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर डी ई और ए सी बराबर डी एफ और बी सी बराबर डी एफ। तो इस तरीके से अगर वो बराबर है तब हम कहेंगे कि वो सर्वांगसम है। लेकिन जब हम समरूप की बात करते हैं तो समरूप में बराबर होने की कोई आवश्यकता नहीं होती। समरूप, रूप एक जैसा होना चाहिए, रूप बराबर होना चाहिए, रूप बराबर होना चाहिए। जैसे अगर हम वर्ग की बात करें तो वर्ग का रूप हमेशा एक जैसा होता है, चारों भुजा बराबर होंगे। जब चारों भुजा बराबर होंगे तो छोटा हो, बड़ा हो या कुछ भी हो, तो सभी वर्ग समरूप हो जाएंगे। अब समरूप और सर्वांगसम होने में अंतर क्या है कि जो आकृति सर्वांगसम है वो पक्का समरूप होगा। कोई भी आप ले लें कि एक त्रिभुज ऐसा है, फिर एक त्रिभुज ऐसा है, दोनों सर्वांगसम है, तो इसका रूप इसके जैसा, इसका रूप इसके जैसा, इसका रूप इसके जैसा, सभी बराबर होंगे। तो सर्वांगसम, अगर कोई भी दो आकृति सर्वांगसम है तो वही ये निश्चित हो जाता है कि वो दोनों आकृति निश्चित रूप से समरूप होंगे। तो सभी सर्वांगसम आकृतियां निश्चित रूप से समरूप होती हैं, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है, क्योंकि सभी समरूप त्रिभुज या सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती हैं। सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती हैं, लेकिन सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं। तो अभी तक इतना कहने का सिर्फ एक ही अर्थ है कि सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती हैं। ये लाइन हमें याद कर लेना है। जब हम समरूप की बात करेंगे तो इसमें हम अनुपात की बात करेंगे, लेकिन जब हम सर्वांगसमता की बात करेंगे तो इसमें हम बराबर होने की बात करेंगे। अगर कोई भी त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ है तो इसमें हम अनुपात बराबर होने की बात करते हैं। अगर हम समरूपता में देखें तो इसको हम लिखेंगे कि ए बी बटा अगर डी है, या फिर बी सी बटा ई एफ है, या फिर ए सी बटा डी एफ है। तो ये हो गया समरूपता का संदर्भ कि किसी भी त्रिभुज के सभी भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो उसे हम समरूप त्रिभुज कहेंगे। और सर्वांगसमता में क्या होना चाहिए? सब बराबर होने चाहिए, ए बी बराबर डी और इसी के तरीके तीनों बराबर होने चाहिए। तो जो सर्वांगसम है
उसमें बराबर होता है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन जो समरूप त्रिभुज है, समरूप आकृतियां हैं, उसमें भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, न कि भुजाएं बराबर होती है। भुजाओं का अनुपात, अगर उदाहरण के तौर पर और अगर हम देखें तो अगर एक ए आकृति है और एक ए आकृति है, इसको हम मानते हैं ए 5 है, 5 है, 5 है, ए 10 है, 10 है और 10 है, तो ए भुजा इसके बराबर नहीं है। लेकिन ए त्रिभुज ABC और ए त्रिभुज PQR, ये दोनों आपस में समरूप हैं। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC, ये समरूप का साइन है। हम एक तो ऐसे करते हैं त्रिभुज PQR। तो किसी भी दो आकृति हो, या त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, या कोई भी आकृति हो, उसको समरूप होने का बस एक ही कंडीशन है, तो उसके सभी भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो समरूप होने का त्रिभुज का बस एक ही कंडीशन है, सभी भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। और इसमें क्या है, जैसे अगर हम वर्ग की बात करते हैं तो वर्ग में सभी वर्ग समरूप हैं, चाहे उसकी भुजा कुछ भी हो। क्योंकि अगर मान लिया कि दो 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 और दो है, ये 4 है, 4 है, 4 है, 4 है, तो किसी भी भुजा का किसी की भुजा के साथ अनुपात हम निकालेंगे तो बराबर ही आएगा। अगर हम और बड़ा हम अगर वर्ग ले लेते हैं, अगर ये 10 10 10 का भी ले लेते हैं, तो ये तीनों आपस में समरूप त्रिभुज हैं। उसी तरीके से वर्ग की हम बात करते हैं, वृत्त की हम बात करते हैं, तो वृत्त में सभी वृत्त समरूप होते हैं, चाहे वो किसी भी त्रिज्या का हो। मान लीजिए कि 7 सेंटीमीटर का है, 14 का है और 21 का है, तो ये तीनों वृत्त जो है आपस में समरूप होंगे। तो इस तरीके से सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं। इसको हम सर्वांगसम नहीं कह सकते, सभी वर्ग सर्वांगसम नहीं होंगे, सभी वृत्त भी सर्वांगसम नहीं होंगे, लेकिन जो आकृति सर्वांगसम है वो पक्का समरूप होगा। तो अभी तक हमने क्या सीखा, 3 चीज़ें सीखी कि सभी सर्वांगसम आकृति समरूप होते हैं, सभी सर्वांगसम आकृति या आकृतियाँ, सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होती हैं। ये पहला बात है, आकृतियाँ समरूप होती है। दूसरा हमने सीखा कि सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं और सभी वृत्त भी समरूप होते हैं, सभी वर्ग एवं वृत्त, सभी वर्ग एवं वृत्त समरूप होते हैं। और अगर हम त्रिभुज में बात करें तो सभी समबाहु त्रिभुज, चाहे किसी भी भुजा का हो, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। लेकिन यही बात हम समद्विबाहु त्रिभुज के लिए नहीं कह सकते कि सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्योंकि अगर कोई भी हम समद्विबाहु त्रिभुज का हम उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए कि एक ऐसा आकृति है और एक ऐसा आकृति है, मान लीजिए कि AB है और यहाँ पर मान लीजिए कि PQR है। अगर यहाँ पर 8 है, AB 8 है और एक 3 है, ये 16 है, ये 16 है और ये 4 है, ऐसी स्थिति में आपका AB बटा PQ बराबर AC बटा PR है, लेकिन ये बराबर नहीं है BC बटा QR के। तो इस तरीके से तीनों बराबर होना चाहिए तो जाकर के आपका समरूप त्रिभुज होगा। इसलिए सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, लेकिन सभी समद्विबाहु त्रिभुज जो हैं वो समरूप नहीं होंगे, क्योंकि दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो रहा है, लेकिन तीसरी भुजा का अनुपात जो है वो बराबर नहीं हो रहा है। इसलिए त्रिभुज में सिर्फ समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु समरूप नहीं होते हैं। तो ये थ्योरी है जो हम चैप्टर 6.1 को शुरू करने से पहले हमें पढ़ाना आवश्यक था। अब हम प्रश्नावली 6.1 शुरू करते हैं, वो इतना जानने के बाद आसानी से वो सॉल्व हो जाएगा। तो हम 6.1 शुरू करते हैं। सिक्स 6.1 का पहला सवाल है आपका, रिक्त स्थान भरना है कि कोष्ठक में दिए गए शब्दों के सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरिए कि सभी वृत्त, आपको दो ऑप्शन हर जगह है। प्रश्नावली 6.1 प्रश्नावली 6.1 है। पहला है कि सभी वृत्त जो हैं, पहला का पहला है कि सभी वृत्त खाली स्थान है और आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है कि सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं। तो दिया हुआ है कि सभी वृत्त, तो पहला का हमारा आंसर हो जाएगा कि सभी वृत्त जो हैं वो समरूप होते हैं। इस पर हम बात कर चुके हैं कि कोई भी वृत्त हो उसका रूप एक ही जैसा होगा, चाहे वो किसी भी त्रिज्या का हो,
सभी वृत्त समरूप होते हैं। पहला का दूसरा क्वेश्चन है कि सभी वर्ग, फिर से वही बात है कि वर्ग जो है, सभी वर्ग जो हैं वो भी समरूप होते हैं, चाहे वो किसी भी भुजा का हो। मान लीजिए कि एक 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 है, दो 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 है और एक चार 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 है, तो सबका अनुपात एक दूसरे के बराबर होगा हमेशा, इसलिए ये भी समरूप होगा। अब खाली स्थान है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु या समद्विबाहु। तीसरा है, तो तीसरा में सभी समबाहु त्रिभुज जो हैं वो समरूप होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होंगे, क्योंकि हम बताया पिछले बार कि तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, जबकि जो समद्विबाहु त्रिभुज है उसमें सिर्फ दो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, एक का नहीं होगा, इसलिए वो समरूप नहीं होगा। और पहला का चौथा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। तो ये समरूप त्रिभुज की परिभाषा भी है कि सभी जो कोण हैं वो बराबर होने चाहिए और सभी जो भुजाएं हैं वो समानुपाती होनी चाहिए। जो दूसरा है, निम्नलिखित युग्म में दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। उदाहरण देना है समरूप आकृतियों का, तो समरूप आकृति का उदाहरण हम वर्ग दे देंगे। समरूप आकृति का उदाहरण वर्ग दे सकते हैं या वृत्त दे सकते हैं, या और भी सारे उदाहरण हैं, समबाहु त्रिभुज भी दे सकते हैं। तो ये सारे समबाहु त्रिभुज जो हैं आपके समरूप आकृति होती है। दूसरा है, दूसरा सवाल कहीं दूसरा है कि ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है। तो समरूप नहीं में हम क्या बताएंगे? समरूप नहीं में हम अगर त्रिभुज और चतुर्भुज बता दें कि एक त्रिभुज है और एक चतुर्भुज है तो समरूप नहीं होंगे, किसी भी प्रकार से भी समरूप नहीं हो सकते हैं। या आप कह सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं है, समद्विबाहु त्रिभुज या विषमबाहु त्रिभुज, बहुत सारे उदाहरण हैं कि विषमबाहु त्रिभुज भी समरूप नहीं होते हैं। इसी का तीसरा क्वेश्चन है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं हैं। समरूप होने और नहीं होने की बात कर रहा है। इसमें आकृति दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो आकृतियां दिया हुआ है। एक आकृति ऐसा है, इसका है 1.5, 1.5, 1.5 और 1.5। इसमें है 3, 3 और 3। तो ये बोल रहा है कि दो चतुर्भुज हैं। अब बताइए कि ये दोनों चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं हैं। तो इस स्थिति में अगर इसका हम नाम देखें तो ये PQR है, PQR और A से है, ये है ABCD। तो ऐसी स्थिति में अगर हम भुजाओं का अनुपात देखें तो PQ बटा AB अगर हम करते हैं तो ये 1.5/3 आएगा। तो हर एक स्थिति में 1/2 आएगा। अगर आप सही भुजाओं के अनुपात को देखेंगे तो हर एक अनुपात में 1/2 आएगा। लेकिन यहाँ पर एक स्थिति को हमें ध्यान रखना है कि ये जो भुजा है और ये जो भुजा है ये दोनों आपस में समांतर हैं और ये भुजा जो है ये इसके समांतर नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में ये भुजा जो है इसके समांतर है, ये भुजा जो है ये भी इसके समांतर है, लेकिन ये भुजा जो है इसके समांतर नहीं है। इसलिए ऐसी स्थिति में इसको हम समरूप त्रिभुज, समरूप आकृति नहीं मान सकते हैं। ये एक वर्ग की कैटेगरी में आएगा और ये एक समचतुर्भुज आएगा। और समचतुर्भुज आएगा तो ये एक अलग चतुर्भुज का प्रकार है, ये एक अलग चतुर्भुज का प्रकार है। जिस तरीके से समबाहु त्रिभुज किसी विषमबाहु त्रिभुज के बराबर नहीं हो सकता है, उसी तरीके से कोई भी समचतुर्भुज है, भुजाओं का अनुपात भले बराबर है लेकिन इसके रूप अलग है। ये समचतुर्भुज का रूप अलग है और ये वर्ग का रूप अलग है। कोई भी वर्ग एक अलग आयत के साथ भी दिया जाए कि अगर ये 3, 3, 3 है, अगर मान लीजिए कि ये 9 है, ये 9 है, ये 3 है, ये 3 है, तो ऐसी स्थिति में भी ए और ए समरूप नहीं होंगे। हालांकि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहे हैं सब में, लेकिन ये समरूप नहीं होंगे क्योंकि इसका रूप अलग है और इसका रूप अलग है। ये समचतुर्भुज का प्रकार है और एक वर्ग का प्रकार है, अनुपात बराबर है, लेकिन ये समरूप चतुर्भुज नहीं होंगे। तो इस तरीके से हमारा जो पहला चैप्टर है 6.1 का वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो हम बात कर चुके हैं पूरी तरीके से कि 6.1 में जो हमारे रिक्त स्थान थे
उसको भर चुके हैं, और जो भी उसमें सवाल था दूसरा तीसरा वो भी कर चुके हैं। और मुख्य रूप से हम सर्वांग सम आकृतियाँ क्या होती हैं और समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं हम इसको देख चुके हैं। अब हम समरूप त्रिभुज पर सिर्फ बात करेंगे, अब सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में बात नहीं करेंगे। तो जो समरूप त्रिभुज होता है उसकी निश्चित शर्तें क्या है इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि किसी भी दो त्रिभुज को हम समरूप त्रिभुज कब कहेंगे। समरूप त्रिभुज, तो जब भी समरूप त्रिभुज हम किसी भी दो त्रिभुज है, मान लीजिए एक त्रिभुज ABC है और दूसरा त्रिभुज आपका DEF है, तो ऐसी स्थिति में क्या क्या निश्चित शर्तें होनी चाहिए कि हम दोनों त्रिभुज को समरूप त्रिभुज कहेंगे। तो किसी भी त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और 3 भुजा होते हैं। तो हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं कि समरूप त्रिभुज को होने के लिए अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो ऐसी स्थिति में जो कोण A है हम एक ही अक्षर में लिखते हैं, A लिखने से इस कोण का बोध है कि जो कोण A है वो कोण D के बराबर होगा, और जो कोण B है वो कोण E के बराबर होगा, और जो कोण C है वो कोण F के बराबर होगा। अर्थात दोनों त्रिभुज के एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर होना चाहिए, या फिर हम संगत कोण कह सकते हैं। ये कोण A जो है वो कोण D से संगत कोण है, इसलिए A D के बराबर होना चाहिए, ना कि A E के बराबर होना चाहिए। संगत कहने का अभिप्राय यही है कि कोई भी दो संगत कोण है इस त्रिभुज में और त्रिभुज में, तो दोनों संगत कोणों को बराबर होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अगर हम कहते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप है, अर्थात इस त्रिभुज के तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों संगत कोणों के बराबर होंगे। और इसका दूसरा शर्त है, एक पहला शर्त हो गया, और समरूप त्रिभुज होने का दूसरा शर्त है कि इसके तीनों भुजाओं के संगत इसके तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। अर्थात दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात जो है, और संगत हम कब देखते हैं जब दोनों का रूप एक जैसा आ जाए। किसी भी एक भुजा को उसके किसी एक भुजा के समांतर रखेंगे और फिर देखेंगे कौन सी भुजा किसके संगत है। जैसे BC जो है वो EF के समांतर है, और अब हम देखेंगे कि कौन किसके संगत है। AB जो है वो DE के संगत है, AC जो है वो DF के संगत है, और जो BC है वो TF के संगत है। तो संगत भुजा ऐसे देखा जाएगा। और दूसरा इसका शर्त क्या है कि सभी संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर होना चाहिए। अर्थात AB बटा DE बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF। तो एक पहला निश्चित त्रिभुज समरूप त्रिभुज होने के लिए पहला शर्त क्या है कि सभी संगत कोण बराबर होने चाहिए। सभी संगत कोण बराबर होना चाहिए या बराबर होता है। और दूसरा निश्चित कंडीशन क्या है, दूसरा शर्त क्या है समरूप होने के लिए कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो ये दो निश्चित शर्त हैं कि किसी भी दो त्रिभुज को समरूप होने के लिए ये दोनों शर्त होना ही चाहिए कि कोई भी दो त्रिभुज समरूप है, अर्थात इसके तीनों कोण के बराबर हैं, और इसके भुजाओं का अनुपात इसके भुजाओं के अनुपात के बराबर होना चाहिए। तीनों भुजाओं का अनुपात एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। तो ये हमारा समरूप त्रिभुज का दो शर्त हो गया। अगर दोनों में से कोई भी एक शर्त पूरा नहीं होता है तो हम कहेंगे कि वो दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। ऐसी स्थिति में एक और उदाहरण के साथ हम देखते हैं। जैसे कि एक ही त्रिभुज है आपका ABC, और उसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर आपको कोई एक समांतर भुजा दिया हुआ है DE। इसमें दो त्रिभुज हैं। पहला त्रिभुज है ADE, और दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज ABC। दोनों त्रिभुज हैं। अब इसमें दोनों में कोण A तो उभयनिष्ठ है, और DE जो है वो BC के समांतर है। ये चीज दिया हुआ है कि DE जो है वो BC के समांतर है। जब समांतर हो गया तो एक कोण इसके बराबर हो जाएगा और एक कोण इसके बराबर हो गया, अर्थात तीनों कोण जो हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं। इस आकृति को हम मुख्यतः देख रहे हैं कि कोई भी एक समांतर भुजा हम खींच देंगे किसी एक समांतर भुजा के अनुसार। जैसे BC के समांतर हम DF खींचे, तब दो त्रिभुज बन गए ADE और ABC। तो इसमें कोण A तो दोनों में शामिल है, तो दोनों के लिए बराबर होगा ही। अब DE समांतर BC है, इसलिए कोण D जो है वो B के बराबर होगा, और कोण C जो है कोण E के बराबर होगा। अतः हम क्या लिख सकते हैं कि कोण A बराबर कोण A तो है ही, कोण D बराबर आपका हो जाएगा कोण B, और कोण E बराबर हो जाएगा आपका कोण C। इस तरीके से तीनों कोण बराबर हो गए।
अब जहाँ तक संगत भुजाओं का अनुपात है, तो संगत भुजाओं में क्या होगा, AD बटा AB। ये इसके संगत है क्योंकि ये दोनों समांतर हैं, तो समांतर के एक तरफ वाला संगत तो फिर दूसरे तरफ वाला संगत, तो AD बटा AB, AD बटा AB। हम त्रिभुज की भुजा लिखेंगे, AD बटा DB नहीं लिखा जा सकता। यहाँ हमेशा ध्यान रखना है, वो थेल्स प्रमेय है कि त्रिभुज के बांटने के बाद की जो भुजाएं बनती है, जो खंड होता है, वो बराबर आएंगे अनुपात में, वो थेल्स प्रमेय है। लेकिन यहाँ जब हम समरूपता की बात करेंगे तो हमेशा AD बटा AB लिखेंगे, त्रिभुज की भुजा होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ जो DB है वो किसी त्रिभुज की भुजा नहीं है, जैसे EC है तो वो किसी त्रिभुज की भुजा नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर AD और BD और EC का प्रयोग नहीं कर सकते, वो थेल्स प्रमेय है। तो AD बटा AB और AE बटा AC, AE बटा AC बराबर DE बटा BC। तो अगर हम इस दो त्रिभुज को अगर हम समरूप कहते हैं कि त्रिभुज ADE, त्रिभुज समरूप त्रिभुज ABC, इसका कहने का पहला अर्थ ऐसा है और इसका कहने का दूसरा अर्थ ऐसा है। तो यहाँ पर जाकर के समरूप त्रिभुज क्लियर हो जाना चाहिए कि कोई भी दो त्रिभुज समरूप है, दो त्रिभुज अलग अलग भी हो सकता है, दो त्रिभुज अलग अलग भी हो सकता है। ये उदाहरण है कि एक ही त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींच के समरूप कैसे बनाया जाता है। तो इसमें इस तरीके से दोनों चीज होंगे कि इसके तीनों कोण और इसके तीनों कोण बराबर हैं, इसके संगत भुजाओं का और इसके संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर है। तो समरूप त्रिभुज कहने का पूरा अर्थ यही है, वो दोनों अलग अलग हों या एक ही त्रिभुज के अंदर बने हुए हों। तो यहाँ तक समरूप त्रिभुज पर हम पूरा बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि थेल्स प्रमेय क्या है। थेल्स प्रमेय समरूपता से थोड़ा सा अलग है। समरूपता में हम त्रिभुज की भुजाओं की बात करते हैं और थेल्स प्रमेय में किसी एक भुजा के दो खंड का बात करते हैं। एक भुजा को काटने के बाद दो भाग जो बढ़ता है वो दोनों अलग अलग भागों का बात करते हैं। थेल्स प्रमेय में दोनों बात जो है वो दोनों त्रिभुज का भुजा नहीं होता, लेकिन जब भी हम समरूपता की बात करेंगे तो उसमें सारे त्रिभुज की भुजा होने चाहिए। ये जो 6 भुजा लिखे हैं वो सारे त्रिभुज की भुजा हैं। जैसे हम EC नहीं लिख सकते इसमें क्योंकि EC त्रिभुज की भुजा नहीं है, BD नहीं लिख सकते क्योंकि BD भी त्रिभुज का भुजा नहीं है, इसलिए समरूप त्रिभुज में सारे त्रिभुज की भुजा होनी चाहिए। लेकिन जब थेल्स प्रमेय की बात करेंगे तो उसमें एक भुजा को काटेंगे और उसके कटने के बाद जो दो भाग बनेगा हम उसकी बात करेंगे। तो थेल्स प्रमेय, अब हम आगे देखेंगे थेल्स प्रमेय। थेल्स एक वैज्ञानिक है, उनके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, गणित का विषय है, तो हम उनके थेल्स प्रमेय के बारे में बात करेंगे कि उन्होंने क्या कहा था। उनका कहना साधारण है कि कोई भी एक त्रिभुज है, कोई भी एक त्रिभुज है, उसके समांतर हम एक भुजा खींचेंगे। इस ABC मान लीजिएगा त्रिभुज है, इसमें किसी भी एक भुजा के समांतर एक खींचना है रेखा, किसी भी एक भुजा के समांतर हम एक रेखा खींच लेते हैं। सामान्यतः BC के समांतर अगर हम खींचते हैं, मान लीजिए कि A एक भुजा हम खींच दिए DE, BC के समांतर AD हम इसके समांतर AB के समांतर ऐसे भी खींच सकते हैं, AB के समांतर ऐसे खींच सकते हैं, AC के समांतर ऐसे खींच सकते हैं, किसी के भी समांतर खींच सकते हैं। तो थेल्स प्रमेय का क्या कहना है, कोई भी एक रेखा जो किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची जाती है तो वो रेखा बाकी जो दो भुजाओं को विभाजित करती है, इन विभाजित भुजाओं का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। कह रहा है कि कोई भी एक, किसी भी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उस त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात इसका ED बटा DB बराबर AE बटा EC होगा। उसके खंडित जो भुजाएं हैं उसकी बात कर रहा है, अर्थात AD बटा DB बराबर AE बटा EC। अब इस समरूपता से कैसे अलग है, हम समरूप त्रिभुज में सिर्फ त्रिभुज की भुजाओं की बात करते हैं, लेकिन थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि किसी भी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो इस भुजा को AD और DB में बांटा, इस भुजा को AE और EC में बांटा, इसलिए AD बटा DB जो होगा और AE बटा EC जो होगा उसका अनुपात बराबर होगा। तो थेल्स प्रमेय और समरूपता में यही अंतर है कि थेल्स प्रमेय में कोई भी भुजा जो है वो त्रिभुज की भुजा होना निश्चित नहीं है, ये शर्त निश्चित नहीं है कि वो त्रिभुज का भुजा होना चाहिए। जैसे DB और EC की हम बात करें तो किसी त्रिभुज की भुजा नहीं है, ये एक भुजा का खंडित भाग है।
विभाजित होने के बाद का भाग है। तो यही हमको सिद्ध करना है कि ए अनुपात जो है वो बराबर कैसे आता है। तो इसको हम सिद्ध करने के लिए एक पहले बड़ा सा त्रिभुज बनाते हैं। थेल्स प्रमेय में मान लीजिए एक बड़ा सा त्रिभुज ABC है। ये त्रिभुज ABC है। इसको हम किसी के भी समांतर खींच सकते हैं। हम BC के समांतर खींच सकते हैं। ये हम DE खींच दिया, BC के समांतर। खींच किसी के भी समांतर सकते हैं, हम BC के समांतर खींच रहे हैं। तो अब क्या करना है हमको, एक त्रिभुज यहाँ पर ADE है। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इस पर एक समलंब डालते हैं, और ये समलंब है, इस पर समलंब अर्थात किसी भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, और ये दूसरा समलंब है पॉइंट E से। अगर ये समलंब हम बनाते हैं और यहाँ पर ऐसे डालते हैं, तो हम अगर मान लीजिए कि इसको हम पॉइंट N बोलते हैं, इसको पॉइंट M बोलते हैं, ठीक है। तो ये त्रिभुज ADE है, और यहाँ पर एक और त्रिभुज हम बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। ये हो गया आपका BD त्रिभुज, और यहाँ पर एक त्रिभुज और हम बनाएंगे ऐसे, इस तरीके से। तो अब मान लीजिए कि एक कॉमन पॉइंट है, इसको अगर हम मान लीजिए P नाम देते हैं, तो अब त्रिभुज के भुजाओं का हम अनुपात देखेंगे। त्रिभुज के एरिया हम पहले ज्ञात करेंगे। त्रिभुज ADE, तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है कि आधार गुना 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो हम इस सूत्र के आधार पर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। जैसे हम लिखेंगे कि त्रिभुज ऐसे लिखेंगे, हमको त्रिभुज पढ़ना है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल या किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। यही फार्मूला है सबके लिए, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो अब इस त्रिभुज क्षेत्रफल को हम शॉर्ट में लिखते हैं AR, तो उससे हमको पढ़ना है एरिया। AR त्रिभुज ADE ऐसे अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि त्रिभुज ADE का एरिया अर्थात क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो अब यहाँ पर दो ऊंचाई दिया हुआ है, EM भी लिए हैं और DN भी लिए हैं। तो इसलिए हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दो तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम EM को हम ऊंचाई मानते हैं तो आधार उस समय हमारा AD होगा, क्योंकि समलंब हमेशा आधार पर स्थित होता है। तो अगर हम 1/2 गुना AD करेंगे तो उस समय हमको EM को ऊंचाई लेना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर आधार हम AE को मानते हैं, तो जब आधार AE को मानेंगे तो उस समय ऊंचाई हमको DN लेना होगा। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE इक्वल टू 1/2 गुना आधार को हम AD लेते हैं, तो AD आधार लेते समय हमारा जो EM है वो लंब हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर हम एरिया ADE को और लिखते हैं, तो त्रिभुज ADE इक्वल टू 1/2 गुना, अगर आधार हम AE लेते हैं तो इसका जो समलंब है वो, आधार हम AE लेते हैं तो समलंब इसका DN हो जाएगा। तो इस तरीके से हम त्रिभुज ADE को दो प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम त्रिभुज BDE को लिखेंगे कि त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC, ये दोनों का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तब इसी तरीके से हम लिखेंगे एरिया BDE का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE। जैसे ऐसे एरिया त्रिभुज BDE लिखा हुआ है अर्थात त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। तब इसमें हम आधार मानेंगे इस भुजा को, BE को। अब BE को अगर हम आधार मानते हैं तो BE को आधार मानने के बाद जो DP है ये हमारा लंब हो जाएगा। अब आकृति में जैसा भी दिख रहा है, लेकिन हमें ये मान के चलना है कि ये जो भुजा है ये लंब है और ये भी इस पर लंब है, इस वाले त्रिभुज में। तो ऐसी स्थिति में अगर हम BDE का क्षेत्रफल में आधार हम BE रखते हैं, तो BE आधार रखने पर हमारा लंब जो है वो DP हो जाएगा। तो त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज BDE इक्वल टू 1/2 गुना आधार BE, और BE आधार पर लंब हमारा है DP, BE गुना DP। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि ये दोनों आकृति में त्रिभुज ADE और BDE में इसका जो लंब EM है और इसका जो लंब DP है, ये दोनों अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। आपको इक्वल नहीं दिख भी रहा है तो भी ये एक अप्रॉक्सीमेशन है कि EM जो है वो DP के बराबर है। तो इसीलिए इसको हम 1/2
गुना 1/2 गुना, यहाँ पर आधार हमको चेंज करना होगा। यहाँ पर आधार हम बी नहीं रखेंगे, यहाँ पर आधार हम बी डी को रखेंगे और लंब इसको मानेंगे। ठीक इसी तरीके से इसमें आधार को ई सी रखेंगे और इसी रखेंगे और लंब इसको मानेंगे। यहाँ पर हमें आधार को चेंज करना होगा, तब हमारा ए भुजा आएगा, नहीं तो फिर बी आ जाएगा। तो बी क्षेत्र में जरूरत नहीं है, तो बी को हम आधार नहीं रखेंगे, आधार हम इसको रखेंगे। तो इसको हम लिखेंगे, आधार हम बी डी बनाएंगे, तो बी डी गुना, अगर हम यहाँ से फिर डी पी करते हैं तो अगर हम 1/2 गुना बी डी गुना को इसको और इसको हम बराबर दिखाते हैं, तो डी पी इक्वल टू ई एम। यहाँ पर अप्रोक्सीमेट कर देना है, इक्वल बराबर नहीं है लेकिन ऐसा अप्रोक्सीमेशन करना है। और ठीक इसी तरीके से एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई है, त्रिभुज सी डी ई है, तो इसमें 1/2 गुना आधार फिर से हमको इसको रखना है, क्योंकि थेल्स प्रमेय में इस भुजा को दिखाना है। आधार रख हम कुछ भी सकते हैं लेकिन प्रमेय के अनुसार चलना है। तो ई सी गुना, अगर हम यहाँ पी ई को अगर लंब मानते हैं तो 1/2 गुना सी ई गुना ए भुजा इसके बराबर हम मानते हैं, तो डी एन के बराबर हो जाएगा। ये लिखने की जरूरत नहीं है, हम उसको अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं कि ये ई एम जो है इसके लंब के बराबर भी है और ए इसके लंब के बराबर है। या फिर हम एक तरीका ऐसे भी देख सकते हैं कि ये जो त्रिभुज है बी डी बी ई, इसमें अगर हम इसको आधार लेते हैं तो इसको आधार लेने के बाद ए इसको और इसको भुजा को हम बराबर मानते हैं, इसलिए जो डी पी है इसके लंब के बराबर ही हम ई एम को रखते हैं। तो इस तरीके से हम चारों त्रिभुज के भुजाओं को लिख चुके हैं। अब चारों त्रिभुज को भुजाओं को लिखने के बाद हम इसके ए डी ई बटा बी डी ई और फिर ए डी ई बटा सी डी ई को हम अनुपात बराबर करेंगे, और अनुपात बराबर करने के बाद जो आएगा वही हमारा थेल्स प्रमेय होगा। तो यहाँ से हम फिर मिटाते हैं, तो ए हो गया एरिया त्रिभुज ई डी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी। इधर हम लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी, फिर से रहेगा ऊपर में, और यहाँ रहेगा एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी। तो त्रिभुज ए डी का एरिया है 1/2 गुना ए ई गुना ए डी है। पहले अगर हम इसको लिखते हैं ए डी इंटू ई एम लिखते हैं, ए डी इंटू ई एम, ए डी इंटू ई एम बटा 1/2 गुना त्रिभुज बी डी में बी डी गुना ई एम बी डी गुना ई एम, यहाँ जाएगा 1/2 गुना त्रिभुज सी डी, यहाँ पर ए डी है तो ए डी में आपका ए गुना ई एम 2 बार कैसे लिख रहे हैं, यहाँ 1/2 गुना ए डी गुना ई एम, ठीक है, यहाँ डी एन आएगा, डी एन बटा 1/2 गुना यहाँ पर सी लिखेंगे और डी एन। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें जो हैं वो कैंसिल होंगी, यहाँ से भी 1/2 कैंसिल होगा और जो बचेगा वो हमारा थेल्स प्रमेय है। यहाँ से भी 1/2 जो है वो कैंसिल होगा, तो ए डी बटा बी डी बराबर ए बटा सी ई, ये जो है थेल्स प्रमेय है। थेल्स प्रमेय को अगर हम शब्दों में लिखेंगे तो वो क्या कहा जाएगा कि किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समानुपाती अनुपात में बांटता है या फिर बराबर अनुपात में विभाजित करता है। जैसे ए बी जो है इसको बांटा है ए डी और डी बी में, उधर से ए सी जो है उसको बांटा है ए ई और ए सी में, तो ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा ई सी, ये थेल्स प्रमेय है। अगर शब्दों में लिखा हुआ तो आपको है ही, तो आपको गणित पढ़ रहे हैं तो आपको सिर्फ इतना जरूरी है। अगर यही चीज़ अगर किसी दूसरे भुजा के समानुपाती हम लिखेंगे, जैसे कि अगर ये त्रिभुज है और इसके समांतर अगर कोई खींचा गया है, मान लीजिए कि यहाँ पर ए बी सी है और यहाँ पर डी और ई है, तो यहाँ पर भुजा विभाजित हो रहा है ए सी और बी सी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए ई बटा ई सी बराबर बी डी बटा डी सी। तो इस तरीके से जिस भुजा को हम विभाजित करें, जिस भुजा के समांतर खींचे,
तो उसके बाकी जो 2 भुजाएं हैं वो बराबर अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो यही है हमारा थेल्स प्रमेय। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक बात करते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम प्रश्नावली 6.2 से शुरू करेंगे सीधे, और आज तक यहीं रोकते हैं क्लास को। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।